आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। और इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जी हां आप ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। विगत जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं पिछले वर्ष, उन बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं और 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी प्यारे मित्रों में शेयर भी कर दो। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि संसाधन क्या है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं सामाजिक विज्ञान में जिन्हें आपको रटना है और कुछ प्रश्नों को आपको क्या करना है, समझना है। तो ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं, आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। यदि आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको इन प्रश्नों को कभी नहीं रटना पड़ेगा। तो यहां पर प्रश्न क्या है कि संसाधन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बार बार प्रयुक्त होने वाले संभाव्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जो मानवीय आवश्यकताएं हैं यानी हमारी और आपकी जो आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने में जो बार बार प्रयुक्त होते हैं यानी बार बार प्रयोग में आते हैं, उन्हें यानी वो जो संभाव्य पदार्थ होते हैं वही क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बार बार प्रयुक्त होने वाले संभाव्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैविक संसाधन तथा अजैविक संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर प्रश्न यदि आ जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा क्या है, अजैविक संसाधन। तो आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अब आपको रेगुलर वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय से रिलेटेड। यहां से आप जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अपने सभी प्यारे मित्रों में। अगला प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्यों किया है। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्यों किया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मानव ने संसाधनों को प्राकृतिक देन मानकर तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका अंधाधुंध उपयोग किया है। मानव ने क्या समझा है कि ये जो संसाधन हैं कहां से प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं, और प्रकृति की देन मान करके मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यानी अपने हित के लिए उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, उनका अंधाधुंध क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो मानव ने संसाधनों को प्राकृतिक देन मानकर तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका अंधाधुंध उपयोग किया है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के क्या दुष्परिणाम हुए हैं। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हुआ है और इसका परिणाम क्या हुआ है, यानी इसका दुष्परिणाम क्या हुआ है या इसके दुष्परिणाम क्या हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा मृदा अपरदन जैसे दुष्परिणाम हुए हैं। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हो रहा है। अंधाधुंध मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से भूमंडलीय तापन यानी भूमंडलीय तापक्रम बढ़ गया है। ओजोन परत अवक्षय, ओजोन परत जो है उसका भी अवक्षय हो रहा है यानी ओजोन परत नष्ट हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है तथा मृदा अपरदन जैसी अनेक दुष्परिणाम हो रहे हैं। मृदा अपरदन जैसी अनेक क्रियाएं हो रही हैं जिसका जो है हमारे जीवन पर दुष्परिणाम भी पड़ेगा, इसका दुष्प्रभाव भी होगा। अगला प्रश्न है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। उत्तर क्या हो जाएगा कि सतत पोषणीय विकास से आशय पर्यावरण को नष्ट किए बिना विकास से लगाया जाता है। सतत पोषणीय विकास से आशय क्या है कि पर्यावरण को नष्ट किए बिना विकास से लगाया जाता है। और अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। प्रश्न क्या है कि नवीकरण योग्य संसाधन से क्या आशय है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको अच्छे से समझ लेना है, रटना नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा कि नवीकरण योग्य संसाधन से आशय ऐसे संसाधनों से है जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण योग्य संसाधन वह संसाधन हैं जिन संसाधनों को भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से या यांत्रिक रूप से या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ये सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जान लीजिए जल कैसा संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। वायु कैसा यानी पवन कैसा संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। मृदा कैसा संसाधन है, यह भी नवीकरण योग्य संसाधन के रूप में आ जाती है, क्योंकि इन संसाधनों को क्या किया जा सकता है, इन संसाधनों को पुनः यानी दोबारा भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न इसका आंसर तो आपको रटना ही नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बंजर भूमि किसे कहते हैं। बंजर भूमि किसे कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा कि पहाड़ी, चट्टानी, सूखी और मरुस्थलीय भूमि बंजर भूमि के नाम से जानी जाती है। जो पहाड़ी भूमि होती है या जो चट्टानी भूमि होती है या जो सूखी भूमि होती है और जो मरुस्थलीय भूमि होती है, ये सभी प्रकार की जो भूमि होती है ये किस भूमि के अंतर्गत आती है, बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है या बंजर भूमि के नाम से जानी जाती है। तो पहाड़ी, चट्टानी, सूखी और मरुस्थलीय भूमि बंजर भूमि के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट और प्रश्न क्या है कि भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक विस्तृत रूप से फैली
और महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सी मृदा है या मिट्टी है जो सर्वाधिक विस्तृत रूप में फैली हुई है और सबसे महत्वपूर्ण भी है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि जलोढ़ जो मिट्टी है, क्योंकि भारत में नदियों की संख्या ज्यादा है। जी हां, आप ध्यान दीजिएगा, भारत में नदियों की संख्या ज्यादा है और नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है वह होती है क्या? जलोढ़ मिट्टी। यानी उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी की मात्रा भारत में सर्वाधिक यानी विस्तृत रूप में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है क्योंकि यहां पर नदियों की संख्या ज्यादा है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी यहां पर फैला दी गई है, मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है और इस मिट्टी में काफी ज्यादा फसल का उत्पादन होता है क्योंकि यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तो भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक विस्तृत रूप से फैली है और महत्वपूर्ण है? तो यह उत्तर है क्या कि जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, काजू की फसल उगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? यदि आपको काजू उगाना है, काजू की फसल का उत्पादन करना है, तो इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा या मिट्टी कौन सी होती है? उत्तर क्या हो जाएगा कि लेटराइट जो मिट्टी होती है काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है या मिट्टी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा इस प्रश्न को। और एक प्रश्न और बनता है कि काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और मैंने प्रश्न भी पूछा था आप सभी से और आप सभी ने कमेंट भी किया है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और यह प्रश्न लगातार आता रहा है बहुविकल्पी के रूप में, इसलिए आप जरूर तैयार कर लो। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है या सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है। जैसे कि अगला प्रश्न क्या है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। जब मिट्टी का कटाव हो जाता है या मिट्टी का बहाव हो जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का जब कटाव हो जाता है, नदियों के द्वारा जब मिट्टी काट कर बहा ली जाती है या किसी भी कारण से मिट्टी का बहाव हो जाता है वायु के द्वारा या जल के द्वारा या नदियों के द्वारा, तो वह क्रिया क्या कहलाती है या प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 11 है यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप इन सभी प्रश्नों का आंसर जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो। आप उन सभी वीडियो को देखिए और शेयर भी करते रहिए। अगला प्रश्न है, मिट्टी के किन्हीं दो महत्वों का वर्णन कीजिए। यानी मिट्टी का क्या महत्व है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए मिट्टी का क्या महत्व है? तो मिट्टी कृषि का आधार है। मृदा कृषि का आधार है। यदि मृदा ना हो, मिट्टी ना हो तो कृषि कहां होगी? क्योंकि मृदा पर ही, मिट्टी पर ही तो कृषि होती है। तो मृदा जो है कृषि का आधार है। और दूसरा महत्व क्या है मिट्टी का कि मृदा संसाधन हरी घास के चरागाहों को जन्म देकर
पशुपालन तथा डेयरी उद्योग का विकास करती है। तो ये है महत्व मिट्टी का, और इसके साथ ही अन्य भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मिट्टी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है क्या कि कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि भूमि में निरंतर फसलें उगाना। इससे क्या होता है कि भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है या शुरू हो जाती है। भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? भूमि में निरंतर फसल उगाने से उसकी उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। और दूसरा क्या है कि वृक्षों का कटान करना, यानी अधिकांश रूप से मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है? वनों की तीव्र गति से कटाई करवा रहा है, जिस कारण से भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया हो रही है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? और मैंने आपको बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। चलिए मैं आपको बता दूं जैव संसाधन क्या है। आपने यदि अच्छे से समझ लिया इस वीडियो के द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर, तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको इन प्रश्नों को रटना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, तथा इनमें जीवन पाया जाता है। और इनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। तो जैव संसाधन जो होते हैं ये जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन पाया जाता है। जैसे मनुष्य क्या है? जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। जीव जंतु जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एवं जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे, ये सभी किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि जैव संसाधन में क्या पाया जाता है? ये जो है जीवन इनमें होता है और ये जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में क्या होता है? जीव होता है। हम सभी में क्या है? जीव है। जीव जंतु में जीव होता है, जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। और जो वनस्पति है इसमें भी जीव होता है। निर्जीव वस्तुओं से बने, आगे देख लीजिए आप सभी लोग, निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सैल और जो खनिज पदार्थ होते हैं ये कैसे संसाधन हैं? अजैव संसाधन हैं। जैव संसाधन वह संसाधन हैं जिनमें जीव पाया जाता है, और जो निर्जीव संसाधन होते हैं ये सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किन दो राज्यों में पाई जाती है और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि काली मिट्टी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में पाई जाती है। और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से आपको मैंने अभी अभी बताया था कि कपास की फसल उगाई जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में पाई जाती है। और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास की फसल उगाई जाती है। यदि प्रश्न आ जाए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें, इनका आंसर भी जरूर लिख लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है यहां पर, अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडारण वाले वह संसाधन हैं
जो उपयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं तथा जिनकी पूर्ति मनुष्य या प्रकृति द्वारा संभव नहीं है, जैसे कि कोयला है और ये पेट्रोलियम है। तो अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन हैं या जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडारण वाले वह संसाधन हैं जो उपयोग के पश्चात क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा जिनकी पूर्ति मनुष्य या प्रकृति के द्वारा संभव नहीं है। यानी ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और इनकी पूर्ति मनुष्य के द्वारा या प्रकृति के द्वारा संभव नहीं है, ये क्या कहलाते हैं, अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला है और कौन सी चीज है, पेट्रोलियम। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन वह खनिज संसाधन हैं जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है तथा जिनका एक बार दोहन करने के बाद उनकी पूर्ति संभव है, जैसे कि तांबा और एल्युमिनियम। तो पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, ये वह खनिज संसाधन हैं जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है तथा जिनका एक बार प्रयोग करने पर या दोहन करने के बाद इनकी पूर्ति संभव है, यानी ये दोबारा उत्पन्न किए जा सकते हैं और इन्हें कहते क्या हैं, पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि तांबा क्या है, पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन है और एल्यूमीनियम क्या है, पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन है। और जो दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिनका उत्पादन नहीं किया जा सकता या जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वह क्या कहलाते हैं, अपुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर क्या हो जाएगा कि भूमि के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूक्षरण कहलाती है। भूमि का जब कटाव हो जाता है अथवा जब भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से जल के द्वारा या अन्य माध्यम से बह जाती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण क्या है, उत्तर होगा कि पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए जब आवश्यक जो प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी हो जाती है भूमि में, यानी मृदा में जब इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसी कमी को क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया। आप सभी ने देखा संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप सभी इन प्रश्नों का आंसर जरूर नोट डाउन कर लें अपनी नोट्स पर और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। यहां से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की, गृह विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें और साथ ही अपने कमेंट भी करते रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।